नमस्कार। मैं पीएस मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बावनवास ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम भारत दुर्दशा नाटक की संवेदना पर चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम नाटक की संक्षिप्त जानकारी नाटक के विषय में, तत्पश्चात भारत दुर्दशा नाटक का जो विवेचन है उसकी मूल संवेदना के संदर्भ में कुछ बिंदुओं को लेते हुए हम चर्चा करेंगे, जैसे कि भारत दुर्दशा का कारण, अंग्रेज राज की समीक्षा, इतिहास व पौराणिक मान्यताओं का बोध, समाधान, संकेत और निष्कर्ष। इन बिंदुओं के माध्यम से हम इस नाटक की मूल संवेदना को समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले कि हम इसकी मूल संवेदना को समझने का प्रयास करें, संक्षिप्त में नाटक के बारे में थोड़ी सी जानकारी, कुछ जो ऐतिहासिक बिंदु हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। एक तो प्रथम नाटक के संबंध में विद्वानों में जो विवाद पाया जाता है उस बारे में दो लाइनें हैं। कुछ विद्वान आनंद रघुनंदन नाटक को प्रथम नाटक मानते हैं, कुछ संदेश रासक को और कुछ नहुस को। तो हो सकता है आपसे एक नंबर का प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रथम नाटक कौन सा है, या डॉक्टर दशरथ ओझा हिंदी में प्रथम नाटक किसको मानते हैं, या भारतेंदु जी के अनुसार हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो शुक्ल जी आनंद रघुनंदन को मानते हैं और ओझा जी संदेश रासक को मानते हैं और भारतेंदु जी नहुस को हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। खैर, इस विवाद में हमको जाना नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो व्याख्यान का ये है मुख्य विषय नहीं है, लेकिन प्रसंग से हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। भारतेंदु जी की बहुत लंबी आयु नहीं थी, बहुत कम अल्पावधि का जो समय था उसमें उन्होंने जो साहित्य सृजन किया उसके लिए साहित्य उनका हमेशा ऋणी रहेगा। उनका जो समय है वह 1850 से 1900 तक माना जाता है, और इस युग में उन्होंने साहित्य के साथ साथ समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा काम किया। उनके जो कुछ महत्वपूर्ण नाटक हैं, जैसे अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, नील देवी आदि। बात करें यदि भारत दुर्दशा नाटक की, तो इसकी सफलता का आकलन इस बात से किया जा सकता है, भाई नाटक की सफलता जो है उसका मूल्यांकन या उसका आकलन उसकी रंगमंचीयता से आंका जाता है। सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है वो रंगमंचीयता होती है, और इस नाटक का सफल मंचन किया जा चुका है। इसमें जो पात्र हैं वो सभी प्रतीकात्मक हैं। जैसे भारत दुर्देव है, मदिरा, लोभ, अहंकार, सत्यानाशी, ये सारे के सारे प्रतीकात्मक पात्र हैं, और ये पात्र तत्कालीन समस्याओं को उजागर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। कवि नाटककार भारतेंदु जी तत्कालीन युग में जो स्थितियां देख रहे थे उससे वो बहुत व्यथित थे, और चूँकि अंग्रेज़ों का राज था, ऐसे में सत्ता के सम्मुख इस तरह के काम करना, और वो भी
अहंकारी और तानाशाह अंग्रेज़ों का राज जो चल रहा था, उसमें बड़ा मुश्किल था कि साहित्यकार किसी तरह से जन जागरण का काम कर सके या राष्ट्र हित में कुछ काम कर सकें, क्योंकि बड़े कड़े प्रतिबंध थे। तो भारतेंदु जी ने प्रतीकात्मक इस शैली में प्रतीकात्मक पात्रों के माध्यम से भारत की समस्याओं की, भारत की दुर्दशा की, भारत की व्यथा की चर्चा इस नाटक में की। वह जो दौर था उसमें उन्होंने देखा कि जो भारत की लक्ष्यहीन जो युवा पीढ़ी है वो गलत में जा रही है। बहुत भारतीय जो समाज है वो बहुत सारी जो सामाजिक बुराइयां हैं उनसे जकड़ा हुआ था। तो इस बात को उनको पता था कि भारत के भाग्य का उदय तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम इन सामाजिक बुराइयों से पार नहीं पा लेते हैं, इन सामाजिक बुराइयों को छोड़ के, और हम राष्ट्र हित में कुछ अच्छे काम नहीं कर सकते। तो ऐसे में उन्होंने जो अंग्रेज राज है उसको भी आकलन अपने तरीके से किया था। दो तरह की बातें हैं, कुछ लोग भारतेंदु जी पर अंग्रेज भक्त होने का, अंग्रेज राज के पक्षधर होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वे अंग्रेज़ों के दौर में जो कुछ अच्छा हुआ था, कुछ अच्छी बातें जो हुई थी उनके वो प्रशंसक थे। बाकी वो विरोध भी करते थे, जो कुछ गलत हो रहा था वो आगे के इसमें हम पढ़ेंगे। बहरहाल भारत दुर्दशा के कारणों की यदि बात की जाए तो आप देखेंगे कि इस नाटक में इस बात की विवेचना की गई है कि जो भारत का जो दुर्भाग्य है या भारत के भाग्योदय नहीं होने का जो कारण है वो क्या है, या भारत जो स्वतंत्रता की जो लड़ाई है उसमें क्यों नहीं अपने को आगे बढ़ा पा रहा है। तो उसमें उन्होंने कुछ बिंदुओं को उजागर किया है कि एक तो समाज जो है वो सामाजिक बुराइयों में जकड़ा हुआ था पूरी तरह से। रूढ़िवादी सोच थी, आपसी मनमुटाव, स्वार्थपरता, लोभ, अंधविश्वास, आलस्य, अशिक्षा, मदिरापान, ये इस तरह की समस्याएं हैं जिनके रहते हुए हम तत्कालीन तानाशाही सत्ता से पार नहीं पा सकते। इसकी विवेचना इन्होंने इसमें की है। और यदि भारतेंदु जी की इस नाटक की प्रासंगिकता की यदि बात की जाए या प्रासंगिकता का प्रश्न भी यदि पूछा जाए तो उसमें भी हम इस बात का जिक्र कर सकते हैं कि यह नाटक तत्कालीन युग में जितना प्रासंगिक था, कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनमें आज भी ये उतना ही प्रासंगिक है। न केवल राष्ट्र, न केवल कोई समाज, न केवल परिवार, इवन व्यक्ति भी इन बुराइयों से जकड़ा होने पर अपने जीवन में सफलता नहीं पा सकता, उसके भाग्य का उदय नहीं हो सकता। तो इन बुराइयों को हमें त्यागना होगा, इन बुराइयों को हमें जीतना होगा, तभी जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। समाज का एक बड़ा तबका आलसी, अशिक्षित, कमज़ोर था, जो कि अपनी पुरानी सड़ी गली मान्यताओं को ढो रहा था। वह अपने तक ही केंद्रित था और दूसरा वर्ग इस समाज का निरंतर शोषण करता रहा, किंतु यह उस परंपरा का विरोध नहीं करते। वह निराशावादी, वह भाग्यवादी होते जा रहे हैं। यही कारण है कि कुमति व आलस्य का वर्चस्व समाज में बढ़ता जा रहा था। इसके अलावा जो सती प्रथा है, बाल विवाह है, गौ हत्या है, इस तरह के जो बुराइयां हैं ये भी समाज को अंदर ही अंदर खोखला किए जा रही थी। तो इन सब का वर्णन भारतेंदु जी ने अपनी शैली में इस नाटक में किया है और इसके माध्यम से आप यदि देखेंगे कि उस दौर में जो जो प्रतंत्रता का काल था, अंग्रेजी राज के समय जो स्थितियां थी, उसमें ये नाटक कितना कारगर होगा, जन जागरण में कितनी बड़ी भूमिका इस नाटक की होगी, इसका अंदाज़ा तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में इसकी चर्चा करने पर, इसकी समीक्षा करने पर
सहजता से ही इसका एहसास होता है कि इस नाटक की क्या महत्ता रही है। अब जो बात मैं अभी अपने वीडियो व्याख्यान में आपसे शुरू में कर रहा था, उस संदर्भ में है कि अंग्रेजी राज की जो समीक्षा है, भारतेंदु जी अपने तरीके से कहते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, ये तो अंग्रेज़ों के जो है उनके प्रशंसक थे, ऐसी बात नहीं है। कुछ चीज़ें थी जिसको भारतेंदु जी मानते कि ये अंग्रेजी राज के वजह से ये हमको इसका लाभ मिला है। जैसे शिक्षा का प्रसार है, तो वो मानते थे कि ये पश्चिम की देन है। और जो सामाजिक बुराइयां हैं, जैसे अंग्रेज़ों ने कुछ कानून बनाकर, जैसे सती प्रथा जैसी अमानुषिक जो प्रथा थी, उसको उन्होंने समाप्त किया। तो ये वाकई में, और बाल विवाह जो प्रथाएं थी और भी बहुत सारी जो बुराइयां थी, उनका अंग्रेज़ों ने जो कानून बना करके उनका अंत किया, तो उनके वे प्रशंसक थे। और ये वाकई में सच है कि इस तरह की जो बुराइयां हैं वो समाज को अंदर ही अंदर खोखला किए जा रही थी, और उनको अंत करने के लिए वो अंग्रेज़ों के प्रशंसक थे। लेकिन साथ ही अंग्रेज़ जो कर रहे थे और जो देश हित में नहीं था, उसकी वो मुक्त कंठ से कहने में हिचकिचाते नहीं थे कि ये गलत हो रहा है। जैसे अंग्रेज राज सुख साज सजें सब भारी, पैधन विदेश चली जात यह अति ख्वारी, ताहू पर महंगी काल रोग विस्तारी, दिन दिन दुख इस देत हा हा हरी, सबके ऊपर टैक्स की आफत आई हा हा, भारत दुर्दशा न देखी जाई। तो इस तरह से ये जो विवेक है भारतेंदु जी का, इसको देखते हुए ये लगता है कि वे वास्तव में अंग्रेज़ों के कोई प्रशंसक नहीं थे। वो अंग्रेज़ों की कार्यशैली जो थी, उसमें जो अच्छाइयाँ थी, उसके वो प्रशंसक थे। बाकी जो गलत कर रहे थे, जो भारत से जो कच्चा माल लेके जा रहे थे और वहाँ पर बना के उसको फिर से भारत का जो दोहरा शोषण हो रहा था, वह उनके जहन में था, और उसकी उन्होंने सीधी सीधी उनको सुनाया भी था कि ये ठीक नहीं है। अब इन समस्याओं के चलते इस नाटक में कुछ समाधान भी खोजने के प्रयास हैं, क्योंकि साहित्यकार केवल समस्याओं का चित्रण नहीं करता, बल्कि वो समाधान संकेत भी देता है। तो इसके लिए वे अपने कुछ पौराणिक पात्र हैं, जैसे भीष्म है, भीम, अर्जुन, कर्ण आदि जो ऐतिहासिक पात्र हैं, पौराणिक पात्र हैं, उनके माध्यम से उन्होंने अपने अतीत का सहारा लिया है, और इस अतीत के माध्यम से वर्तमान की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का या उन पर विजय प्राप्त करने का एक रास्ता उन्होंने बताया है। भारतेंदु जी ने इस प्रतीकात्मक नाटक के माध्यम से इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि हमारे जो दुर्भाग्य है, या भारत का जो दुर्भाग्य है, उसका सबसे बड़ा कारण है मदिरा, लोभ और अशिक्षा। जब तक इन बुराइयों पर हम जीत नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तब तक आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है, और अंग्रेज़ों के दमन चक्र से निकलना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले हमें अपने भाग्य का उदय करने के लिए हमारी जो कमजोरियां हैं, हमारी जो बुराइयां हैं, उन पर हमको जीत प्राप्त करनी होगी, तभी जाके हमारा भाग्योदय हो सकता है। दूसरी बात यह है कि भारतेंदु जी अतीत के गौरव से समाज की जो मनोवृत्तियां हैं उनको सहला रहे थे। निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि भारत दुर्दशा भारतेंदु युग का जीवंत दस्तावेज है। इसमें वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक स्थिति स्पष्ट रूप से वर्णित है, और यह नाटक भारतीय संवेदना को व्यक्त करने में सफल रहा है। नवजागरण के दौर में भारतेंदु ने एक मिसाल की भूमिका निभाई, जिसमें भारतीयों की लक्ष्यहीन पथनमुखी सोच को नई दिशा प्रदान की। तो इस तरह से इस नाटक की मूल संवेदना को समझने के पश्चात इस नाटक से संबंधित कुछ और प्रश्न जो होंगे उनको हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं,
और उनका जवाब भी दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस नाटक की मूल संवेदना को समझने में यह वीडियो व्याख्यान आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।